दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिन से लगातार जब से मोहन भागवत जी का बयान आता है कि उन्होंने कहा कि अहंकार के बारे में उन्होंने बड़ा इस तरह से विश्लेषण किया, उसका लोग सीधा-सीधा अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के प्रति और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, खासतौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को उन्होंने कहीं न कहीं अपने शब्द बाण से कहीं न कहीं उन्हें आहत करने की कोशिश की है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि मोहन भागवत जी को ऐसा बयान देना पड़ा कि उनका जो सेवक है उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने उस स्पीच में कही। तो मणिपुर को लेकर भी कहा उन्होंने, काफ़ी दिन से मणिपुर जल रहा है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, आखिरकार जो समय उन्होंने चुना है, इसके पीछे कौन से कारण थे, इस समय को चुनने के पीछे? और साथ ही पिछले दिनों से जब से मणिपुर का अशांत वहाँ पे माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, तो वहाँ पे इतना दिन हो गए हैं, उसके दौरान एक बार भी मोहन भागवत जी की टिप्पणी उसको लेकर नहीं आई। और सरकार बनने के बाद और सरकार की जब शपथ हो गई, उसके पश्चात उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया अहंकार को लेकर या बीजेपी नेताओं के प्रति अपनी जो उन्होंने एक तरह से अप्रोक्ष रूप से अपनी जो राय प्रकट की। आखिरकार उससे पहले भी वह अपनी राय प्रकट कर सकते थे, बता सकते थे, अपने जो विचार थे उसको वह सार्वजनिक रूप से उसको विश्लेषण उसका कर सकते थे अपने तरीके से। लेकिन सरकार की शपथ के बाद उन्होंने इस तरह की बातें कही। तो टाइमिंग को लेकर सभी तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कौन से कारण हैं। उसके पश्चात वह यूपी में आते हैं, यूपी में भी लगातार ये चर्चा रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो तमाम तरह की जो बीजेपी के अंदर इस समय एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर कहीं न कहीं विचारों में एक टकराव सामने आ रहा है, जिस तरह से उनके बयान आरएसएस के शीर्ष नेताओं के द्वारा आए हैं, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आए हैं। और साथ ही मोहन भागवत जी के बयान के साथ जो इंद्रेश कुमार हैं, जो आरएसएस में एक बड़ा कद है जिनका, उनका भी एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम की उन्होंने कृपा की बात की, साथ ही कहा कि 240 पे रोक दिया और 234 पे उन्हें रोक दिया, जो विपक्षी पार्टियां हैं। तो ये तमाम तरह की एकदम से लगातार जिस तरह संवाद सामने आया, जिस तरह बातें सामने आई हैं, उसने तमाम कयासों को बल दे दिया है। क्या आरएसएस और बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, या उनके अंदर कुछ ऐसा उठापटक का दौर चल रहा है जो आने वाले समय में कुछ नए घटनाक्रम सामने ला सकता है, या केवल ये क्षतिपूर्ति जो आरएसएस को या बीजेपी को जिन चुनाव में क्षति पहुंची है राजनीतिक रूप से बीजेपी का, उसकी क्षतिपूर्ति करने का ये एक तरीका मोहन भागवत जी ने ढूंढा है कि लोगों की नाराजगी को किस तरह से वह डाइवर्ट करें, किस तरह से अपने शब्दों में उसे उलझा दें नए तरीके से। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं इस चर्चा में, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश चचल जी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी। तो राकेश जी, जैसे आप जानते हैं लगातार इस समय जब चुनाव परिणाम आ गए हैं, उसके पश्चात जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं देश के अंदर, और खासतौर से बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के द्वारा जिस तरह के बयान सामने आए हैं, और मोहन भागवत जी और इंदेश कुमार के बयान ने तो एकदम से राजनीतिक हलकों में बड़ा एक विमर्श पैदा कर दिया कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि इंदेश कुमार या मोहन भागवत को उन्होंने ऐसे बयान देने पड़े, इससे कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं आलोचनाओं के घेरे में आ जाता है। इसके पीछे आप क्या रणनीति समझ रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या निहितार्थ हैं? क्या आप किस तरह से देख पा रहे हैं पूरे इस विषय को? राकेश जी। धन्यवाद प्रशांत जी। संवाद इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने अपनी प्रस्तावना जो अभी बताई, उसमें आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी निहित हैं। लेकिन क्योंकि बात हमको विस्तार से करनी है, इसलिए ये मान के आप चलिए कि आरएसएस के जो प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने अचानक ही ऐसा सब कुछ नहीं कह दिया है। ये सब बड़ा पूर्व नियोजित है। और जो आम चुनाव के बाद परिणाम आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों अलग अलग करके इनको देखना एक गलती होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एक मात्र संस्था है, एक उसका अनुषंगिक राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों की साझा रणनीति जो है वो विफल एक तरह से हुई। 470 का नारा दिया और 240 पर आकर टिक गए। और जिस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती थी कि वहाँ 80 में से कम 70-75 सीटें ले आएंगे, वहाँ 30-32 सीटें मिली। तो ये जो रणनीति थी, इसकी विफलता ने भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, दोनों को बुरी तरह से डरा दिया है, भयभीत कर दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए ऐसे मौके पर जब इस पराजय को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की पराजय, हालांकि सत्ता बन गई है क्योंकि सबसे बड़ा दल था, तो सत्ता उनकी बनना ही चाहिए थी। लेकिन जिस ढंग से सत्ता बनी, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियां लगानी पड़ी,
टीडीपी की और जनता दल यू की। तो उसे देखते हुए आरएसएस को एक तरह से आत्म परीक्षण करते हुए अपने नेताओं का नाम न लेते हुए अहंकार शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि ये अहंकार तो वो खुद ढूंढ कर लाए थे, आरएसएस वालों ने खुद ही 2014 में आप याद करें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी मेहनत से खोजा था और उन्हें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए भी था जो थोड़ा अहमन्य दिखे, सबसे अलग दिखे, थोड़ा कठोर दिखे। तो अहंकार के बीज तो और पौधा तो वो खुद लेके आए थे, तो इसलिए वो जो भी आरोप लग रहा है कि अहंकार की वजह से हारे, या इंद्रेश कुमार कहते हैं भगवान राम ने हरा दिया, ये सारी बातें जो है जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। और फेस सेविंग अंग्रेजी में कहते हैं कि चेहरा बचाने के लिए है। तो इनसे जनता कदाचित भ्रमित होगी या नहीं होगी मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन यह है कि आरएसएस ने कोशिश की है कि जो भूमिका विपक्ष संसद जब शुरू होगी 18वीं संसद, उसमें विपक्ष जो तेवर देता उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए आरएसएस ने पहले से ये कहना शुरू कर दिया है कि हम अहंकार की वजह से हारे, या हम राम जी की कृपा हमें पूरी नहीं हुई इसलिए हारे। तो आप देखेंगे कि ये जो बयान है एक रणनीतिक बयान है और इसके पीछे पूरी एक सुनियोजित योजना है कि आरएसएस को ही ऐसा बोलना चाहिए, अन्यथा 10 साल से आरएसएस पूरी तरह से सत्ता सुख भोग रही है और उस सत्ता सुख में उसे कभी नहीं लगा कि उसका नेतृत्व अहंकारी है, क्योंकि वो 2019 के चुनाव में वो जीत गए थे। 2024 में भी वो जीते हैं लेकिन अपेक्षित जीत नहीं मिली है और इससे पूरी दुनिया में, भारत में तो है ही, दुनिया में भारतीय जनता की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि 10 साल के सत्ता सुख है उसको भोगा आरएसएस ने पूरी तरह से, और सारी सुख-सुविधाएँ कह लीजिए या तमाम तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं उसको आरएसएस को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी पार्टी जिसको जो उनका राजनीतिक मंच है, वह लगातार सत्ता में बना रहा है। लेकिन जो बयान है लगातार जिस तरह से सामने आए हैं और उसने कहीं न कहीं ऐसा विरोधाभास तो सामने प्रकट किया ही है, कहीं न कुछ अंदर खाने कुछ सब कुछ सामान्य नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के अंदर। क्या जो एक कहा जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की भूमिका में आए हैं, उसके पश्चात जिस तरह की राजनीति को उन्होंने दिशा दी है बीजेपी के अंदर खास तौर से, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द सारी भाजपा की राजनीति और आरएसएस की पूरा सारा जो सिस्टम है, ऐसा लगता है कि केवल नरेंद्र मोदी जी के इर्द-गिर्द ही सिमट कर रह गया। क्या उसकी भी पीड़ा कहीं न कहीं मोहन भागवत जी के बयान से झलकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 10 साल में जिस ढंग से राजनीति की है वो आरएसएस की ही बनाए हुए रास्ते पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये मानना कि आरएसएस के नेताओं में मोदी जी के बढ़ते कद को लेकर के कोई भय है, कोई आतंक है, इसलिए वो अब ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आप ये मानकर चलिए कि उड़ीसा नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी। वहाँ आरएसएस ने बड़ी मेहनत की, उड़ीसा जिताई और दूसरे राज्यों में भी अच्छी जीत हासिल की। कुछ राज्यों को छोड़ के मध्य प्रदेश में आप देखें 100% क्लीन स्वीप हुआ है। तो ये मान धारणा बिल्कुल गलत है कि आरएसएस में और भाजपा में कोई अनबन है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की का जो नया नेतृत्व है, जिसमें मोदी जी और अमित शाह शामिल है, शीर्ष पर रहते हैं, इन लोगों ने अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज रखा और उस रफ्तार की वजह से आप देखेंगे कि पहले संघ परिवार होता था और बाद में वो मोदी परिवार हो गया। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक गलत परिभाषा मोदी जी ने गढ़ दी। उसको ही संघ परिवार कहते हैं कि हमारा संघ परिवार बड़ा हो गया है, इसमें मोदी भी हैं और लोग भी हैं, तो शायद बात बन जाती। लेकिन आप ध्यान दें कि जेपी नड्डा ने चलते चुनाव में ये कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो इसको भी लोगों ने बड़ा अप्रत्याशित ढंग से देखा गया। अब तो अरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना बड़ा हो गया, उसे संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत संघ के नेता अपने ही नेतृत्व को अहंकारी बता रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से ये बयान नहीं आता तो आप अतीत में लौट के जाएं तो 1977 में जिस तरह से जनता पार्टी बनी और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर आरएसएस थे और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते थे उसको लेकर के जो संघ टूटा, गठबंधन टूटा, वही स्थिति अब बन जाती।
तो अब चूंकि इन्होंने आरएसएस से दूरी बनाई तो उससे उन्हें टीडीपी के साथ साथ, टीडीपी और जेडीयू तो उनका क्योंकि चुनाव पूर्व का गठबंधन था तो ये तो लोग साथ थे ही, लेकिन बाकी के लोगों को भी साथ लेने में सहूलियत हो ही कि भाई हमारा आरएसएस से कोई बहुत रिश्ता नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, आप हमारे साथ मिल सकते हैं। और आप देखेंगे कि सरकार भले ही बन गई है लेकिन अभी कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है संसद में। अभी सरकार ने अपना विश्वास मत प्रमाणित नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का काम केवल टीडीपी और जेडीयू से चलने वाला नहीं, उसे और भी सहयोगियों की जरूरत है, क्योंकि क्या पता कि ये दोनों दल कब अपनी बैसाखी खींच लें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने को आरएसएस से असंबद्ध बताना एक वक्त की जरूरत भी थी, नजाकत थी, वो उन्होंने किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को डांटना अहंकारी कह के ये आज की जरूरत है जो आरएसएस कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये अभी बात केवल शीर्ष स्तर पर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नीचे के स्तर तक बात होगी कि लोग अपने ही नेतृत्व को अहंकारी बता करके उसको सुधारने के लिए एक एक बारीक सा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो आने वाले दिनों की चुनौतियों का सामना कर सकें। जी जी, 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 जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन एक बात ये निकल के सामने आती है कि जो आरएसएस के कोर मुद्दे रहे हैं, उस पे नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े अच्छी तरह से अपना काम किया, उन्होंने अमल में भी लाया, चाहे धारा 370 की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर की बात हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो लगातार आरएसएस कोर मुद्दे रहे, उस पे इन्होंने काम तो किया। लेकिन साथ ही अगर हम देखें जो आरएसएस के कुछ संगठन थे, जो चाहे किसान संगठन हो उनके या स्वदेशी मंच हो, स्वदेशी जागरण मंच है, तो उनके जो तमाम तरह के मुद्दे थे, वह लगातार जिस तरह की पेशबंदी करते थे अपनी नीतियों को लेकर, उनसे उन पे तो लगता है कि कहीं से कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कहीं न भिन्नताएँ उनकी नीतियों पर रही हैं। जिस तरह से इन्होंने आर्थिक नीतियों को अमल में लाए हैं भारत सरकार और स्वदेश जागरण मंच की जो पॉलिसी रही है अलग, तो इसके बीच में जिस तरह का डिफरेंसेस रहा है और हम देखते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर उनका उस तरह से मूवमेंट भी कहीं दिखाई नहीं देता, ना स्वदेशी जागरण मंच की आवाज़ आती है, ना किसान संघ की उनकी आवाज़ आती है। तो ऐसे जो मोर्चे हैं, जिनकी जो अलग तरह की एक विचारधारा रही है, एक अलग तरह की नीतियाँ उन्होंने हमेशा रखी हैं, उसमें इन नरेंद्र मोदी 10 साल की नीतियों को किस तरह से आप तुलनात्मक रूप से किस तरह से देख पाते हैं? देखिए प्रशांत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि ये जो भारतीय आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है जो अलग अलग मोर्चों पर काम करते हैं, 20-22 से ज्यादा संगठन है, किसानों में है, मजदूरों में है, दलितों में है, जगह जगह काम करते हैं। तो दुर्भाग्य ये रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को टाइम ज्यादा मिल गया, 5 साल फिर 10 साल, तो इसमें जो सत्ता सुख होता है ना, मैंने शुरू में कहा था, जी, ये जी। सत्ता सुख भोगने में सभी अनुषंगिक संगठन लग गए। इनकी जो भूमिकाएं मूलतः होती थी वो थोड़ी क्षीण हो गई हैं। आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी है तो ऐसे में आरएसएस का बहुत तेजी से विस्तार होना चाहिए था, जगह जगह शाखाएं लगनी चाहिए थी, लेकिन ये सब काम कागजी होकर रह गया। जो भी विस्तार हुआ कागजों पर हुआ, आपको कहीं शाखाएं लगती नहीं दिखेंगी किसी स्कूल में, किसी सरकारी संस्थान के परिसर में। तो ये इनको भी सत्ता का जो सुख है वो इनके दाढ़ में लग गया था, और उसका खमियाजा ये हुआ, वो भुगतना पड़ा है ना कि किसान आंदोलन इनके हाथ से निकल गया। इनके लोग किसान आंदोलन में जिस तरह से खड़े होकर सेबोटेज कर सकते थे या किसान आंदोलन की दिशा बदल सकते थे, वो नहीं कर पाए। तो इन सारी विफलताओं को आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने समझा है, और इसीलिए अब वो अपने ढंग से भारतीय जनता पार्टी की मजम्मत करना चाहते हैं, उसको उसकी निंदा करके उसको दूसरे को मौका नहीं देना चाहते कि दूसरा कोई निंदा करे। वो खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं और लगातार, अब देखिए इंद्रेश कुमार का आपने जिक्र किया, इंद्रेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उस अनुषांगिक संगठन के मुखिया हैं जो मुसलमानों के बीच काम करता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम से एक संगठन इंद्रेश कुमार चलाते हैं। और पिछले 10 साल में उन्होंने इस दिशा में काफी काम किया, लेकिन बावजूद वो भी कामयाब नहीं हुए। मुसलमानों का जो वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ, और इसका खामियाजा खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को उठाना पड़ा। तो इसलिए उन्हें भी अपना मुंह खोलना पड़ा, और उन्होंने जनता को या मुसलमानों को या दलितों को लांछित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनादेश ऐसा है, उन्होंने कहा राम जी ने रोक दिया, अरे भाई राम जी तो वोट डालने आए नहीं थे।
तो राम जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई मतलब नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आरएसएस को और बीजेपी को खुद लेनी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये लोग बहुत ही कामरूप हैं, अपने ढंग से अवसर का लाभ लेने की कोशिश करते हैं और वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार आप देखें, इनका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कोई अनबन नहीं है। आने वाले दिनों में डॉक्टर भागवत के उत्तराधिकारी इंद्रेश कुमार ही बनेंगे। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा कि अपने वो असंबद्ध घोषित कर दें, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। लेकिन आरएसएस ने आज की तारीख तक अहंकारी अपने नेतृत्व को बताया, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें बीजेपी की जरूरत नहीं, हम कोई दूसरा राजनीतिक अनुसांगिक संगठन बना लेंगे। यानी इन दोनों के रिश्ते बहुत ही अभिन्न रिश्ते हैं और इनको अलग अलग करके देखा नहीं जाना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनकी सारी कोशिश ये है कि जो INDA इंडिया गठबंधन है वो किसी तरह से भ्रमित हो, किसी तरह से अपने एजेंडे से विमुख हो जाए, ताकि संसद जब शुरू हो और बजट सत्र जब शुरू हो तो वो उन मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमले न कर सके। तो ये एक साजिश है और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये संगठन आज से नहीं 1925 से काम कर रहा है और आगे भी करता है। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखें कि जो चुनाव के परिणाम जैसे सामने आए हैं, उसी पे आधारित कहीं न मोहन भागवत जी ने, इंद्रेश कुमार जी ने अपनी जो व्याख्या प्रदर्शित की, जिस तरह से विश्लेषण किया उन्होंने कि क्या कारण रहे। और तो क्या जो चुनाव परिणाम जिस तरह बीजेपी के पक्ष में उतने नहीं आए जितनी की वह उम्मीद कर रहे थे। जब 370 पार करने की बात हो या 400 पार की बात हो, तो उसके जब परिणाम उनके पक्ष में उस तरह से नहीं आए जिस तरह उन लोगों की उम्मीद थी, तो क्या उसी के बचने जो फेस सेविंग वाली बात आपने भी कही थी, क्या उसी के बचने की जो आरएसएस पे भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता उतनी मुस्तैदी से इन चुनावों में दिखाई नहीं दिए, उसका खामियाजा भाजपा को कहीं न कहीं चुनाव में उठाना पड़ा। तो क्या उस सब चीज़ों को अपना-अपना पक्ष बचाने की जद्दोजहद में बीजेपी का नेतृत्व और आरएसएस का नेतृत्व दोनों दिखाई देते हैं क्या? आप देखिए कि आज 4 दिन हो गए हैं डॉक्टर भागवत के बयान को आए हुए कि अहंकारी हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंद्रेश कुमार के बयान को भी 3 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, जो काम चलाऊ अध्यक्ष हैं JP नड्डा, या माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री, किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, एक शब्द नहीं कहा है, न तो इसका खंडन किया है न इसका मंडन किया है, चुप बैठे हुए हैं। तो इससे जाहिर है कि ये एक नूरा कुश्ती आंचलिक शब्द है, मिली जुली कुश्ती करके दिखाएं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो और लोगों को ये भी लगे कि देखो लड़ रहे हैं लोग ये आपस में, और इससे एक नाटक का प्रहसन बना रहे, वो कोशिश की जा रही है। और इनके अंदर आप देखेंगे कि कहीं कोई अनबन नहीं है। अगर अनबन होती तो डॉक्टर मोहन भागवत पहले ऐसे संघचालक हैं जो जेड प्लस सिक्योरिटी में अपना जीवन काटते हैं आज के दिन में। जेड प्लस सिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सरकारी सुविधा मानी जाती है। अगर ये नाराज होते सरकार के अहंकार से तो सबसे पहले कहते कि हमें तुम्हारी जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम अपने स्वयंसेवकों के संरक्षण में सुरक्षित हैं। उन्होंने लेकिन जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं हटाई। वो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते तो गोरखपुर में जाके, जहाँ कल से वो बैठे हुए हैं, अपना इसका आरएसएस का मंथन शिविर नहीं चलाते, वो किसी दूसरे राज्य में चलाते। वहाँ तो उनकी सरकार है, सरकार का सुख नहीं लेना चाहिए था। तो सीधी सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज नहीं है, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी नेतृत्व में रही, जिसकी वजह से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और अपेक्षित परिणाम न मिलने से जो खामियाजा भविष्य में भुगतना है भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, उनका जो एजेंडा था, हिडन एजेंडा, वो पीछे हो गया है। अब वो संविधान संशोधन की बातें नहीं हो पा रही हैं। अब जाति के आधार पर आरक्षण की जो बात थी वो नहीं हो रहा है, जाति सर्वे की बात नहीं हो पाएगी, CA जैसा महत्वपूर्ण जो उनका मुद्दा था उस पर अमल नहीं हो पाएगा। तो ये जो सेटबैक हुआ है, इस धक्के को आसानी से सह ले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आरएसएस का कार्यकर्ता। शॉक ऑब्जर्विंग जिसको कहते हैं ना, वो भूमिका आरएसएस इस समय निभा रहा है। और वो जो शुरू में जैसे मैंने कहा कि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अपने आप को गियर अप करने के लिए वातावरण बना रहे हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान भंग हो सरकार की
नाकामी से। नहीं तो बार-बार अभी संसद में बात होगी, तो सड़क पर बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत खो चुकी है, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभियान चल रहा है और चलेगा अभी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, एक बात और बात है कि जो बीजेपी के इसमें सहयोगी बने हुए हैं, टीडीपी हो चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू, अगर हम टीडीपी की बात करें तो उनके जो मैनिफेस्टो जिससे उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में जारी किया, उन्होंने लगातार मुस्लिम आरक्षण की बात की या मुस्लिम समाज को तमाम तरह की सुख सुविधाएँ देने की उन्होंने बात करी। उसमें आर्थिक रूप से भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह का उतना पैसा भी उन्हें देंगे। और साथ ही 4% आरक्षण जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार बोलते रहे कि हम किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। वही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में इन बातों को लगातार कहते रहे हैं। तो ऐसे में जो विरोधाभास है दोनों पार्टियों के बीच में और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको किस तरह से तुलनात्मक रूप से आप देख पाते हैं कि उसमें क्या विरोधाभास उनका और बढ़ेगा या कुछ अंडरस्टैंडिंग राजनीतिक तौर पर उनकी ऐसी है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए प्रशांत जी, भारत की जो राजनीति पिछले 2 दशकों में टर्न लिए है, गठबंधन के ओर मुड़ी है, तो उसमें ये सब चीज़ें चलने वाली हैं और चल रही हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एनडीए के इंडिया गठबंधन से ज़्यादा सदस्य हैं, 34 से ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन उसमें मात्र 23 सदस्य ऐसे हैं जिनका एक या एक से अधिक सांसद है। ठीक है? तो अब इनके बीच में चूँकि चुनाव पूर्व गठबंधन था, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया गया कि भई अब हम सत्ता में आएँगे तो ये काम करेंगे और ये नहीं करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखी गई कि आप राज्य में अपने ढंग से राजनीति करेंगे, केंद्र में हम अपने ढंग से राजनीति करेंगे और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उस नीति के तहत ही टीडीपी भी और जनता दल यू भी दोनों अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। दोनों को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करना है। वो केंद्र की राजनीति के लायक अभी तक ये दोनों दल नहीं बने हैं, क्योंकि सब क्षेत्रीय दल हैं। कोई इसकी पहुंच बिहार से आगे नहीं है, उनकी पहुंच आंध्र से आगे नहीं है। तो इन्हें अपनी राजनीति राज्य की संभाले रखना है, बचाए रखना है, राज्य के हितों का संरक्षण करना है। केंद्र में अगर जिस सत्ता के साथ ये रहेंगे तो उससे विशेष पैकेज लेना है, विशेष दर्जे लेना है। इन सब स्वार्थों की वजह से ये सब चल रहा है। तो ये अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी को भी सहना पड़ेंगे कि वहाँ वो मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये विरोध नहीं कर सकते। और बाहर आंध्र के बाहर बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रही है और उनके साथ क्या व्यवहार है, उसको लेकर के जनता दल यू और टीडीपी के नेता कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग जब तक बनी रहेगी, तब तक ये संगठन और ये सरकार, ये गठबंधन और ये सरकार चलेगी। तो ये गठबंधन आप समझ के चलिए कि इस समय माननीय मोदी जी एक तलवार की धार पर चल रहे हैं, जो कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है। लेकिन अब ये कौशल उनके अंदर है कि वो कितने दिन तक इस गठबंधन को बनाए रख सकते हैं और इस संतुलन को बनाए रख करके विपक्ष के हमलों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि अब नेक टू नेक लड़ाई है। अब 2019 की संसद नहीं है, ये 2024 की संसद है, जिसमें विपक्ष के पास इतनी शक्ति है कि वो सरकार की किसी भी कदम पर ब्रेक लगा सकती है। अब आप थोक बंद में 150 लोग सांसदों को सदन से निलंबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही लिबरली, बहुत ही उदारता पूर्वक अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सरकार चलानी पड़ेगी और उनका जो एजेंडा है उसको भी बलाए ताक रखना पड़ेगा। हालांकि वो ऐसा करेंगे नहीं, एजेंडा को छुप के आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि अभी आईपीसी समेत तमाम सारे कानून हैं जो पिछली सरकार में पारित हो गए थे, उनको उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया है। हालांकि वो उसमें तमाम जन विरोधी कानून भी हैं, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, लेकिन हो रहा है। और आने वाले दिनों में आरएसएस का जो मौजूदा चेहरा आज आप देख रहे हैं, वो मुश्किल से संसद का सत्र जो शुरू हो जाए तत्काल बदल जाएगा। आरएसएस के कार्यकर्ता नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ कमजोर हुई है वहाँ नए सिरे से काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने में जुट जाएगी। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, जैसा आपने कहा है कि कहीं न कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता पुनः उसी मुस्तैदी से, उसी जोश से कहीं न कहीं जुटते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में।
लेकिन ना बीजेपी के अंदर का जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बड़ा विरोधाभास नेतृत्व के बीच में या दूसरे जो बड़े सीनियर नेता हैं उनके बीच में कहीं विरोधाभास है, चाहे नितिन गडकरी को लेकर बातें कही जाती हों, चाहे राजनाथ सिंह को लेकर भी कहा जाता हो, और खासतौर से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर उनके बारे में तो लगातार ऐसा कहा गया है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो बनी रहती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व खासतौर से अमित शाह जी के बीच में और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। तो लेकिन आने वाले समय में किस तरह की आप भूमिका दोनों पक्षों की देखते हैं? क्या इनमें कुछ आपस के विरोधाभास बढ़ेंगे या कहीं न कहीं चुनावी राजनीति के जो परिणाम जो सामने आए, चुनाव में जो सामने आए, उसके वो कहीं न कहीं आपस में कंप्रोमाइज़ की स्थिति में भी चीज़ें बढ़ सकती हैं आगे? प्रशांत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आरएसएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनके अंतर विरोध तो लगातार बढ़े हैं, लेकिन ये अंतर विरोध अभी तक सतह पर नहीं आया है, और सतह पर ना आते हुए भी उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में भुगत लिया। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी कोई पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों इस चीज को समझ चुके हैं कि जो कार्यशैली इस समय भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, उसके चलते बहुत लंबे दूर तक राजनीति नहीं की जा सकती है। ऐसे में चाल, चरित्र, चेहरा तीनों नए सिरे से तब्दील करने पड़ेंगे, और इसमें वक्त लग सकता है, साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन बदलाव आएगा। और आप देखेंगे कि देखिए, इस चुनाव के बाद अगर पहली गाज गिरती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गिरनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वही हुआ है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये साहस नहीं जुटा पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दें, उनसे इस्तीफा मांग लें, उनकी जगह किसी दूसरे को खड़ा कर दें। क्योंकि ऐसा करने में जो अभी नुकसान हुआ है, जो कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आई हैं, वो और बढ़ सकती हैं, इसकी आशंका है। इसलिए यथास्थिति से में रह करके ही समस्याओं का हल खोजा जाएगा। अभी ना मोदी जी तत्काल बदले जाएंगे, इस असफलता के बाद कायदे से मोदी जी को भी बदलना चाहिए था, संसदीय दल की बैठक में उनका नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया। क्योंकि अगर वो दूसरा नाम लाते तो विपक्ष को एक औजार मिल जाता कि देखिए, हम 10 साल से जिस आदमी को गलत बता रहे थे, उसको अब इन्होंने भी स्वीकार कर दिया। तो ये करेंगे, तब्दीलियाँ करेंगे, लेकिन वक्त लेंगे, और इस ढंग से करेंगे कि लोगों को उसका एहसास नहीं होगी ये तब्दीली इनकी कमजोरियों की वजह से की जा रही है। और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक प्रशासक के तौर पर विफल नहीं हुए हैं, लेकिन वो संगठन के तौर पर जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, उसको माना जा रहा है कि जो आंतरिक टकराव था मोदी में और आदित्यनाथ में, जो हवा लगातार चल रही थी कि अब ये उनका विकल्प होंगे, इनको हटा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने तो कहा ही था, अरविंद केजरीवाल ने, कि इनका अगला निशाना मोदी होंगे। तो इन सारी चीजों ने नुकसान पहुंचाया। और देखिए, देश की राजनीति में जब जातिगत राजनीति चलती है और आप इस तरह से किसी को निशाने पर लेते हैं, तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी और आरएसएस ने इस चीज को समझ लिया है, इसलिए वो रोटी ठंडी करके खाएंगे बजाय गरम गरम खाने। जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कार्यक्रम अंत में आते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की राजनीति वर्तमान में रही है और पार्लियामेंट अब शुरू होने जा रही है, नई सरकार का जो वहाँ पे फ्लोर पे टेस्ट भी होगा, कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा कि किस तरह से, और साथ ही लोकसभा स्पीकर। लेकिन अभी तक लोकसभा स्पीकर को लेके कोई पत्ते किसी भी पक्ष ने खोले नहीं है, और विपक्ष भी लगातार इस उसमें बैठा है कि ये सत्ता पक्ष क्या उसमें कौन से उम्मीदवार का चयन करता है, किसको लोकसभा स्पीकर का पद दिया जाता है। तो विपक्ष भी उसी तरह से रणनीति बना रहा है। ये थोड़ा चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारों में कि शक्ति प्रदर्शन अगर इस मुद्दे पर होता है दोनों पक्षों में, तो वह तो अभी तो बहुमत है ही एनडीए के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास। लेकिन उसके बाद जो समीकरण बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से 10 साल की जो सत्ता चलाई बीजेपी ने, एक तरफा चलाई, उसमें कोई विपक्ष बिल्कुल भी ऐसी कोई बड़ी भूमिका में नहीं था, लेकिन इस बार बड़ी भूमिका में विपक्ष वहाँ दिखाई देगा। तो इसमें पार्लियामेंट में किस तरह की पूरी तस्वीर को आप देख पाते हैं? पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई हो, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? किस तरह से आने वाले समय में हमें पार्लियामेंट की जो डिबेट है, क्या उसमें कुछ सार्थकता दिखाई देगी और बढ़ी हुई? क्या अच्छी डिबेट दिखाई देगी और उसमें उसके अंदर किस तरह से आप पूरा परिदृश्य को आने वाले समय का देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, जो लोकसभा का जो नया अध्यक्ष है,
अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सर्वसम्मति से प्रत्याशी का चयन नहीं किया और अपनी हठधर्मी न छोड़ी, उन्होंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी इस पद पर आए, तो टकराव बढ़ेगा। अगर टीडीपी या जेडीयू का कोई आदमी आता है जिसको ये अध्यक्ष बनाते हैं और उपाध्यक्ष का पद विनम्रता पूर्वक अगर विपक्ष को सौंप देते हैं, तो मुझे लगता है कि टकराव की स्थितियां टल सकती हैं। अन्यथा अब पूरे 5 साल की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब तक ये सरकार चलेगी तब तक संसद में सरकारी कामकाज बहुत आसानी से संभव नहीं होंगे। विपक्ष को भरोसे में लिए बिना अब ये नई सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। वोटिंग के काम तो चलेंगे, लेकिन बड़ा कदम नहीं उठा सकती है संसद। ये जो संसद है 18वें संसद देश की, ये अब ध्वनि मत से नहीं चलेगी, ये विचार विमर्श से चलेगी, बहस से चलेगी। और बहसें जब होंगी तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। तो अभी दिन है 26 तारीख को ये फैसला होना है। तो मुझे लगता है कि ये जो अहंकार और रामजी वाला मुद्दा चला है, ये सब मिलके बीच का रास्ता निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि विपक्ष को टकराव का अवसर न दें। और बड़ा आसान है, पुरानी परंपराएं हैं। अगर ये विपक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है लोकसभा का, वो अगर विपक्ष को दे दें तो स्थिति को संभाला जा सकता है। और समझदारी इसी में होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर ले। अन्यथा आप देखेंगे कि जिस तरह से शेयर मार्केट में घोटाले के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, जेपीसी के गठन की मांग की, ये ऐसी तमाम सारी बातें आने वाले दिनों में आएंगी। अभी राफेल का मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब फिर से हो सकता है जेपीसी की मांग की जाए उस मुद्दे को लेकर भी। तो रास्ता बहुत आसान नहीं है। और 26 तारीख तक अभी बहुत तब्दीलियां होंगी। माननीय प्रधानमंत्री इटली से लौट के आएंगे, तो वो फिर अपने ढंग से पत्ते बिछाएंगे। तो देखते हैं उनकी बिसात में विपक्ष फंसता है या नहीं फंसता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक कहा आपने कि ये जो आने वाला समय बताया कि विपक्ष का रोल और सत्ता पक्ष किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और किस तरह से अपनी भूमिका तय करते हैं आने वाले समय के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम दे देते हैं और आपने जिस तरह से पूरा आरएसएस और बीजेपी के जो उनके रिश्ते हैं, किस तरह से वर्तमान की स्थिति में दिखाई देते हैं या उसमें क्या विरोधाभास है या केवल ये दिखावा मात्र है, उसका बड़ा सार्थक विश्लेषण किया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।